होटल हॉन्टेड भाग 8। इस कहानी के लेखक हैं प्रेम राठौड़। क्या मजाक है ये, दिल कहाँ है इनका। राजीव की बात सुनकर संजय कुछ देर उन्हें देखता ही रह गया। संजय ने राजीव के चेहरे की ओर देखा। राजीव अपने सवाल की उम्मीद में संजय की तरफ देख रहा था। यही तो अभी तक जान नहीं पाया। संजय ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, क्या मतलब? आपको नहीं पता कि उनके साथ यह सब कैसे हुआ? बिना शरीर पर एक भी खरोच आए उनकी इस तरह की मौत कैसे हुई? आपके होटल का काम शुरू हुआ तब मैं उस समय जिन लोगों पोस्टमार्टम किए थे उनकी मौत बिल्कुल इसी तरीके से हुई थी। मुझे तो लगता है कि शुरुआत है इन मौतों की। संजय ने इस तरह से कहा कि राजीव उसे देखता ही रह गया। डॉक्टर संजय की बातें और उस जगह पर हुई घटनाओं के बारे में सोचते हुए राजीव का इस तरह से दिमाग घूम गया कि वह सीधा उस कमरे से बाहर निकल गया। वो जल्द से जल्द उस जगह से निकल जाना चाहता था। उसने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा और जाकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसके सामने अपने अतीत के कुछ पल दौड़ रहे थे। उसके सांस लेने का शोर पूरी गाड़ी में गूंज रहा था। तभी उसका फोन बजा और वो अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने अपनी जेब में से फ़ोन निकाला। उसने फ़ोन के स्क्रीन पर देखा तो निकुंज का नाम फ्लैश हो रहा था। निकुंज इस वक्त? अब क्या हो गया? इतना बोलकर उसने फ़ोन रिसीव किया। हाँ बोलो निकुंज। ठीक है तुम रुको, बस मैं अभी पहुंचता हूँ। इतना कहकर राजू ने फ़ोन कट कर दिया। उसने अपनी कार स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ा। करीब 20 मिनट ड्राइव करने के बाद वह अपने घर पहुंच गया। उसने देखा तो निकुंज उसके घर के बाहर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। सॉरी निकुंज तुम्हें इंतज़ार करवाने के लिए। नो सर इट्स ओके, आओ अंदर। इतना कहकर राजू ने लॉक खोला और दोनों अंदर चले गए। अंदर आकर राजू ने सबसे पहले लकड़ियाँ जलाई क्योंकि बाहर का मौसम कुछ ज़्यादा ही ठंडा था। निकुंज बिल्कुल चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। वो कुछ कहना चाहता था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करे। आखिरकार उसने अपनी बात कही, सर आज जो कुछ हुआ क्या आपको कुछ आइडिया है कि यह सब क्या था? निकुंज के पहले ही सवाल से राजू समझ गया था कि वह किस बारे में पूछना चाहता है, पर इस वक्त तो उसका दिमाग पहले से ही उन सब बातों के बारे में सोच सोच कर परेशान हो गया था। इस वक्त वो उन सब बातों में वापस से उलझना नहीं चाहता था, पर अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने भी किसी तरह उसका जवाब दे दिया। मुझे कैसे पता होगा उन सब के बारे में? मैं भी तो था तुम्हारे साथ ही वहीं। मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में ऐसा नज़ारा देखा है। मेरा दिमाग अभी भी उन बातों को मानने के लिए इनकार कर रहा है। और ऊपर से इतना कहकर निकुंज चुप हो गया। ऊपर से क्या निकुंज? सर वो लड़का भी नहीं बचा। क्या क्या कह रहे हो तुम? पर ये कैसे सब? यह सुनकर राजू की आंखें बड़ी हो गई। सर जब वहाँ पर भाग दौड़ मची थी तब वो वहीं पर गिर गया था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की पर वो नहीं उठा। और क्यों ना हो अपनी वाइफ की ऐसी हालत देखकर कोई भी। इतना बोलकर वह चुप हो गया। ओह गॉड, पहले दिन इतना सब, आज जो हुआ उसने मेरे सोचने की ताकत ख़त्म कर दी है। ऊपर से मिस्टर धवल भी नहीं बचे। क्या वो भी? ये क्या बोल रहे हैं आप? निकुंज चौंकते हुए बोला। हाँ धवल इज़ नो मोर। जितनी शॉकिंग न्यूज़ तुम्हारे लिए है उतनी ही मेरे लिए भी। इतना बोलकर वह कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया। गलत कर रहे हो तुम, बहुत गलत। तुम सबको भुगतना होगा। उसके दिमाग में बस यही आवाज़ बार बार गूंज रही थी। क्या सोच रहे हैं सर आप? होटल के स्टेटस की क्या कंडीशन है? कंडीशन तो एकदम नॉर्मल है।
दोनों बॉडीज़ को भी पुलिस के हवाले कर दिया है। वहाँ जितने भी लोग पार्टी में थे, शुक्र है सब लोग ज़्यादातर जान पहचान वाले ही थे, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। पर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ यह बात तुम कहने सुबह 5 बजे यहाँ आओगे। बात ज़रूर कुछ और है। आपने सही कहा सर, ये बात मैं फ़ोन पर ही बता सकता था, असली बात तो कुछ और ही है, पर कैसे कहूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो? सर, वो दोनों गार्ड्स भी मिसिंग हैं। निकुंज ने राजीव को ऐसा झटका दिया कि वो एक पल के लिए सांस लेना भूल गया। वो कुछ पलों के लिए निकुंज को देखता रहा। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो बिना पलक झपकाए एकटक उसे ही देखते जा रहा था। सर, इतना बोलकर निकुंज ने राजीव को हिलाया। कुछ तो बोलिए। क्या बोलूं निकुंज? आज जो कुछ हुआ उसके बाद बोलने के लिए बचा ही क्या है? क्यों हो रहा है ये सब? आखिर कौन कर सकता है ये? कौन है जो नहीं चाहता कि वो होटल वहाँ पर रहे? राजीव ने टेबल पर पड़े हुए गिलास को उठाते हुए कहा। शायद लोग जो इस जगह के बारे में कह रहे हैं वो सब सच है सर। निकुंज की बात सुनकर राजीव चौंक गया। वो उसे देखने लगा। वो जानता था कि निकुंज क्या कह रहा है, पर इस वक्त उसके पास इसका जवाब नहीं था। मैं जानता हूँ सर कि आप इन सब बातों पर यकीन नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता हूँ, पर ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि वहाँ पर बहुत बुरी आत्मा है। वो जगह इंसानों की नहीं बल्कि शैतानों की है। निकुंज इतना बोला ही था कि तभी राजीव एक बोतल उठाई, ग्लास भरा और उसे एक सांस में पूरा पी गया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। हाल में एक खामोशी थी। दूसरी तरफ लकड़ियों के जलने की आवाज़ आ रही थी। इट्स वॉज माई ड्रीम ऑफ माई लाइफ। मैंने 5 साल दिए हैं इस प्रोजेक्ट को, जानते हो? जब मुझे यह प्रोजेक्ट मिला था तब मैं कितना खुश था। मैंने दिन रात एक करके इस होटल का आर्किटेक्चर डिजाइन किया, फिर उसे उसी मेहनत के साथ बनाया। डोंट वांट टू लूज, आई वांट टू बी सक्सेस। कोई भी बकवास मेरी मेहनत बेकार नहीं कर सकती। ना ही मैं किसी भगवान को मानता हूँ और ना ही आत्माओं को। जो भी कुछ है हम इंसान ही हैं, सब कुछ। राजीव नशे की हालत में गुस्से में बोल रहा था। उसने गिलास को दीवार पर मारा और कांच टूटने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। आप चिंता मत कीजिए सर, सब ठीक हो जाएगा। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। आपको भी आराम की सख्त ज़रूरत है। गुड नाइट सर। निकुंज इतना बोलकर वहाँ से जाने लगा। 1 हफ्ते के लिए होटल को बंद कर दो, तब तक यह सब कुछ शांत हो जाएगा। राजीव निकुंज की तरफ देखकर बोला, ठीक है सर। निकुंज बस इतना बोलकर निकल गया। राजू कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा। निकुंज की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। जो भी कुछ हुआ उसके बारे में सोच कर उसका सर बहुत तेज दर्द कर रहा था और यह दर्द ऐसा था मानो उसका सर फट जाएगा। उसके सामने पड़ी बोतल उठाई और उसे एक सांस में पी गया। बोतल पूरी खत्म होते ही उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई और राजू वहीं पर बेहोश हो गया। पूरे हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। बस कुछ लकड़ियों के जलने की आवाज आ रही थी। अगले दिन सुबह आसमान में काले बादल छाए हुए थे, पर आसमान एकदम शांत था। काले बादल हवा की मदद से आगे बढ़ रहे थे। आसमान में छाई हुई खामोशी अजीब सा एहसास दिला रही थी। तभी बिजली की तेज गड़गड़ाहट ने वातावरण में खलबली मचा दी। आसमान में छाए घने बादलों ने अपने होने की चेतावनी दे डाली। बस कुछ ही पल बीते थे कि तभी बादलों ने खुद को हल्का करने का काम शुरू कर दिया। आसमान से पानी की बूंदें बरसने लगी और धीरे धीरे बारिश ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। इतनी तेज बारिश में एक आदमी लाठी के सहारे आगे बढ़ा जा रहा था। उसने पुराने जूते पहन रखे थे। वो अपनी लाठी के निशान गीली मिट्टी पर छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने अपने शरीर पर एक कपड़ा लपेट रखा था। आधे हिस्से को कपड़े से ढक रखा था। उसके बाल काफ़ी लंबे थे। उसके चेहरे की दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी। उसके चेहरे पर अजीब से निशान बने हुए थे।
जैसे किसी ने नाखून से उसे नोच लिया हो। बारिश की वजह से वह शख्स पूरा गीला हो चुका था। वो पेड़ों के बीच से लड़खड़ाते हुए चलकर होटल की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वो होटल को घूरता हुआ उसके दरवाजे तक पहुंच गया। होटल का दरवाज़ा बंद था। उसने होटल के दरवाजे पर हाथ रखा। उसने होटल के ऊपर अपनी नज़र घुमाई और उसे घूरने लगा। आखिर बना ही लिया उन्होंने मौत के इस रहस्यमय महल को। उसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी। उसकी नज़रें होटल पर ही अटकी हुई थी। इसे बनाकर उन्होंने खुद की मौत को न्योता दिया है। उस आत्मा को उसका घर दिया है इन्होंने। हे भगवान, क्या चाहता है तू? और कितने मौतों की गवाही देगा? न जाने कितने मरेंगे। कुछ तो कर इसे रोकने के लिए। ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाया। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें गिर रही थी। आसमान में बादल अब और भी घने हो गए थे। चारों तरफ तेज बारिश गिरने की आवाज़ आ रही थी। काले बादलों की वजह से अंधेरा और भी घना हो गया था और आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की, जिसकी वजह से उसका चेहरा चमक उठा और चारों तरफ बिजली की आवाज़ फैल गई। बिजली की आवाज़ की वजह से सोफे पर सो रहे राजीव की नींद खुल गई। वो एकदम से उठकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपनी नज़र पीछे की तरफ की तो पाया कि वहाँ तेज बारिश हो रही थी और खिड़की खुली होने की वजह से तेज हवा अंदर आ रही थी। उसने उठकर उसे बंद किया। वो अभी भी कल की चीज़ों को लेकर परेशान था। उसने टेबल पर पढ़ा। फ्रंट पेज पर ही हेडलाइन थी, शहर के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर धवल की रहस्यमयी तरीके से मौत। इतना पढ़ते ही उसने न्यूज़पेपर साइड पर रख दिया और टीवी ऑन किया। कल रात ऊटी के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर धवल की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उनके मौत के पीछे का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, पर असलियत क्या है किसी को नहीं पता। उनकी मौत की वजह को उस होटल से जोड़ा जा रहा है जो हाल ही में खुला है और वह काफ़ी चर्चा में है। सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि कल होटल का इनॉग्रेशन था और कल के ही दिन वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ। पुलिस के पास भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। धवल की मौत को लेकर लोग काफ़ी अचंभित हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि जिस जगह पर वो होटल बना है वो सच में हॉन्टेड है और इसी वजह से मिस्टर धवल की मौत हुई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। राजू इतना ही सुना और टीवी बंद कर दिया। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर यह न्यूज़ ऐसे ही आता रहा तो कौन आएगा यहाँ? सब लोग तो यही सोचेंगे यहाँ ज़रूर कोई भूत प्रेत या आत्मा है। इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आया। उसने फ़ौरन अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हेलो निकुंज। यस सर, गुड मॉर्निंग। कैसे याद किया सर आपने? तुमने आज की न्यूज़ देखी? हाँ देखी सर, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन न्यूज़ वालों का काम ही हो ये सब दिखाना। सर, जब उनकी मौत के बारे में लोगों को पता चला तो सबका यही कहना है कि क्या निकुंज, कि उनको उस आत्मा ने मारा है। हम लोगों ने यह सब वक्त रहते नहीं संभाला तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। आपने ठीक कहा सर, पर फिलहाल हम इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, शायद यही बेहतर होगा। वैसे मैंने तुम्हें एक काम के लिए फ़ोन किया था। हाँ सर बोलिए, क्या काम था? उन दोनों गार्ड्स के बारे में कुछ पता चला? दोनों गार्ड्स के बारे में सुनकर निकुंज चुप हो गया और एक गहरी सोच में पड़ गया। एक यही सवाल उसके मन में कब से था और वही सवाल उसे खाया जा रहा था कि वो दोनों आखिर कहाँ गए। नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला। जल्दी ढूंढो उन्हें निकुंज। मुझे आज शाम तक उन दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। कैसे भी करो, मैं कोशिश करूँगा सर। आज जिस तरह का मौसम है मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। इतना सुनकर राजू ने खिड़की के पास जाकर देखा तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बहुत घने बादल छाए हुए थे। हवाएं तेज चल रही थी और बार बार बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी। बाहर का मौसम बहुत ही डरावना था, जैसे वो आने वाले
आफत की चेतावनी दे रहे हो। हाँ वैसे तो तुम ठीक कह रहे हो, जब बारिश कम हो जाए तब तुम अपना काम करवा ला। मैं तुम्हारी मदद के लिए एक इंस्पेक्टर को भिजवा दूंगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। ओके सर, जैसा आप कहें, बाय। इतना बोलकर राजीव ने फ़ोन काट दिया। ऐसे ही दोपहर हो गई। निकुंज अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। बाहर बारिश अब काफ़ी धीमी हो चुकी थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और वो अपने ख्यालों में से बाहर निकलता है। निकुंज आकर दरवाज़ा खोलता है और उसके सामने वो एक ऑफिसर खड़ा था। जी बोलिए, क्या फी मिस्टर निकुंज है? जी हाँ, मैं ही हूँ। आपको उनसे क्या काम है? मेरा नाम मिस्टर पाटिल है, मुझे राजीव सर ने भेजा है आपसे मिलने के लिए। अरे हाँ, अच्छा, आप अंदर आइए। पाटिल के अंदर आते ही निकुंज ने दरवाज़ा बंद कर दिया। निकुंज ने पाटिल को सोफे पर बैठने को कहा और उसे एक चाय का कप दिया। दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। कमरे में बिल्कुल शांति थी। बाहर से थोड़ी बारिश गिरने की आवाज़ आ रही थी। तभी पाटिल ने चाय की चुस्की ली और निकुंज से कहा, चाय अच्छी बनी है। जी शुक्रिया। तो क्या आप अकेले रहते हैं? जी हाँ। और उस होटल के आप ही मैनेजर हैं? हाँ बिल्कुल। अब काम की बात पर आता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। जी हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। पर आप अकेले ही आए हैं ना? कोई और साथ में नहीं है ना आपके? निकुंज ने सवालिया नज़रों से पूछा। मैं जानता हूँ ये काम बहुत सेंसिटिव है, इसलिए यह बात मेरे सिवा किसी को नहीं पता। अच्छी बात है। वैसे आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भूत प्रेतों को मानते हैं? निकुंज ने चाय के कप को घूरते हुए पाटिल से सवाल किया, पर उसे बड़ी सरलता से जवाब दिया, जब मेरे सामने आएगा तब मानूंगा। पाटिल का जवाब सुनकर निकुंज उसे घूरने लगा, जैसे उसे सवाल का मजाक बना दिया हो। दोनों ने चाय ख़त्म की और होटल जाने के लिए तैयार हो गए। निकुंज के घर से होटल ज़्यादा दूर नहीं था। पाटिल ने जीप स्टार्ट की और होटल की तरफ बढ़ा दी। दोनों होटल के बाहर खड़े उसे देख रहे थे, जो बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत था, पर उसके पीछे क्या राज छुपा था शायद किसी को नहीं पता था। आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए थे। बारिश की हल्की हल्की बूंदें आसमान से गिर रही थी। बारिश की वजह से वातावरण में काफ़ी ठंडक फैल गई थी और ठंडी हवाएं भी धीरे धीरे चल रही थी। क्या आपको कुछ आइडिया है कि वो दोनों कहाँ गए होंगे? निकुंज ने पाटिल से पूछा। वो तो नहीं पता, पर अंधेरा होने से पहले हम दोनों को वापस लौटना होगा। हाँ ये तो आपने ठीक कहा, पर शुरुआत कहाँ से करेंगे? निकुंज ने पाटिल की तरफ देखते हुए कहा। जहाँ पर वारदात होती है वजह भी उसी के आसपास ही होती है, पर इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यह होटल जंगल के पास बनाया गया है और जंगल में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। पाटिल की बात सुनकर निकुंज एक पल के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि होटल बनाने से पहले जितनी भी मौतें हो या घटनाएं हुई थी वो जंगल के अंदर या उसके आसपास ही हुई थी और कुछ लोगों की लाशें भी जंगल से मिली थी। क्या हुआ सर, कहाँ खो गए? पाटिल ने निकुंज के कंधे पकड़ते हुए कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शायद हर सवाल यही से जुड़ा हुआ है। यह बात पाटिल ने होटल के हॉन्टेड शब्द को देखते हुए कहा। शायद हमें होटल के आसपास पहले देख लेना चाहिए, क्या पता हमें कुछ मिल जाए। निकुंज ने पाटिल को देखकर कहा, जो अभी भी ऊपर की तरफ देख रहा था। हाँ तुम ठीक कहते हो, हाँ तुम ठीक कहते हो। चलो। इतना बोलकर दोनों जंगल में और उसके आसपास ढूंढने में लग गए। यह सब करते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। निकुंज चलो वापस चले, अब शाम हो गई है। यहाँ पर न तो कोई सुराग है और न ही वह लोग मिले। पाटिल ने इतना कहा और वो दोनों जंगल से बाहर निकल आए। बारिश की कुछ बूंदों के साथ ठंडी हवाएं चलने लगी थी और पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पर ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। हमें जल्दी से घर पहुँचना होगा वरना बीमार पड़ जाएंगे, निकुंज ने कपकपाते होठों से कहा। हाँ सही कहा, बहुत ठंड लग रही है। इतना कहकर पाटिल ने चाबी घुमाई पर जीप स्टार्ट नहीं हुई। पाटिल ने कई बार कोशिश की पर जीप स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिट, इसको भी अभी ख़राब होना था। पाटिल ने स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारते हुए कहा।
शायद ठंड की वजह से इंजन में खराबी आ गई होगी। अभी दोनों की बातें ही कर रहे थे कि तभी आसमान में बादलों ने अपनी गर्जना करते हुए तेज हवाओं के साथ बरसना शुरू कर दिया। सुबह की बारिश से कहीं ज़्यादा बरसात हो रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। जीप में बैठने के बावजूद दोनों भीग गए थे। दोनों होटल के दरवाजे के पास खड़े हो गए। ओह गॉड, बारिश को भी अभी शुरू होना था। निकुंज हाथ मलते हुए बोला। हाँ, और इसे देखकर लगता नहीं कि ये रुकने वाली है। इतना कहकर पाटिल अपनी जेब से फ़ोन निकाला, क्योंकि किसी को फ़ोन करके मदद के लिए बुला सके। सिर्फ नेटवर्क ही नहीं है। निकुंज, तुम अपना फ़ोन देखो। ओह नो, सुबह की जल्दबाजी में मैंने अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया। एक मिनट, हम लोग यहाँ पर क्यों खड़े? हम होटल के अंदर क्यों नहीं चले जाते? कम से कम इस बारिश और ठंड से बच जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं? अगर अंदर जा सकते तो क्या मैं अभी तक यहाँ खड़ा रहता? मैं क्या होटल की चाबियाँ जेब में लेकर घूमता हूँ? लगता है कि इस सर्दी में तो कुल्फी ही जम जाएगी। इतना कहकर पाटिल ने एक सिगरेट निकाली और एक कस लगा लिया। उसने निकुंज को ऑफ़र किया, पर निकुंज ने मना कर दिया। अब आई शरीर में कुछ गर्मी। गांव वाले कहते हैं कि यह जगह श्रापित है, यहाँ पर कोई बुरी आत्मा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? निकुंज ने पाटिल की तरफ देखकर कहा, जो सिगरेट की कस लगा रहा था। अगर सच में यहाँ पर कोई आत्मा है तो मैं उसे यही कहूँगा कि बस इस होटल का दरवाज़ा खोल दे। निकुंज पाटिल की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। दोनों खड़े होकर बातें कर रहे थे कि तभी दोनों के कानों में एक आवाज़ पड़ी, जैसे कोई भारी चीज़ गिरी हो। यह आवाज़ सुनकर दोनों डर गए। दोनों पीछे मुड़कर देखा तो आवाज़ होटल के अंदर से आ रही थी। ठंड की वजह से दोनों के दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। निकुंज ने कुछ सोचा और चलते हुए होटल के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने कांपते हुए हाथ को उठाया और दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। निकुंज के धक्का लगते ही होटल का दरवाज़ा एक अजीब सी आवाज़ के साथ खुल गया। आगे इन दोनों के साथ क्या होगा? ये जिंदा रहेंगे, ये भी मारे जाएंगे। जानने के लिए सुने होटल हंटेड का अगला भाग।